बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम ऑसिलेशन है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। अगर ये मीन पोजीशन है तो ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो, टू मीन टूवर्ड्स, फ्रो मीन फ्रॉम, ठीक है। टूवर्ड्स एंड फ्रॉम मीन वापस आ रहा होगा, टूवर्ड्स मीन की तरफ आ रहा होगा, टू एंड फ्रो मोशन हो रही होगी। अब ये भी है, ये रूलर है, ये कर्व है और ये स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम है। इस सब में क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। पीरियोडिक मोशन कहते हैं ऐसी मोशन, ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जो रिपीट हो इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही पीरियोडिक मोशन अगर इक्वल टाइम में हो, अगर यही ऑसिलेटरी मोशन इक्वल टाइम में हो रही हो तो इसको पीरियोडिक मोशन कह देंगे। कंडीशन क्या होती है ऑसिलेशन की, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए और इनर्शिया होनी चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, टूवर्ड्स लेकर आती है। इनर्शिया क्या करता है, अब ये लेकर जाता है। इसी तरह ये चलती रहती है। फिर आगे नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा पहले तो देख लें, ये जो हमने ये ऑसिलेटरी मोशन हमने देखा, इसमें एमसीक्यूज़ क्या बन सकती हैं, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यू बड़ी बेसिक बनेंगी, जैसे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो इसको कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसको, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन भी कहेंगे या ऑसिलेटरी मोशन, दोनों ही हम कह सकते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट आ सकती हैं इसमें, ठीक है, एग्जांपल पूछी जा सकती हैं। अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, ऑसिलेटरी मोशन हम देखते हैं। ऑसिलेटरी मोशन होती है जिसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन बॉडी का हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और मीन पोजीशन की तरफ होता है, नेगेटिव होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है। और ये हम ड्राइव करते हैं हुक्स लॉ को ड्राइव करके और रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला लगाते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला होता है आर एफ इज इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स, माइनस बताता है ये मीन की तरफ होती है, ठीक है। और हुक्स लॉ बताता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। हुक्स लॉ बताता है फोर्स ग्रेटर तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर, माइनस अगर इसी फॉर्मूले में आ जाएगा ये हुक्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक में ये फार्मूला ड्राइव किया और इसमें डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकती हैं। जैसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फार्मूला क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स इसका फार्मूला होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू दी हुई है और एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो बताएं के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये पूछ सकता है के का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, इधर के एक्स से डिवाइड हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। डिमेंशन पूछ सकता है के की, ठीक है। और डिफरेंट इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकती हैं, ठीक है। इसमें अगर पूछे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है तो क्या कहेंगे, द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन कहते हैं। यहाँ पूछ सकता है कि एक्सेलेरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे एक्सेलेरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। अगर ये वाइब्रेट करता है, ये अगर सेंटर पे मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पे ये डिपेंड करेगा। अब देखते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है फार्मूला, हम कहते हैं डेफिनेशन में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो किसी भी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे ये डायग्राम है, इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम है, वाइब्रेट करेगा और ये रूलर है, पेज से रूलर निकल रहा है। अगर ये रूलर है और ये क्या है, ये पेज है और ये मास के साथ क्या है, पॉइंटर सपोज लगा हुआ है, तो ये रूलर इधर खींचते जाएं और ये स्प्रिंग वाइब्रेट करता जाएगा तो इसके ऊपर क्या बन जाएगी, वेव बन जाएगी, ठीक है। तो किसी भी डिस्टेंस पे किसी भी इंस्टेंट पे, यानी यहाँ पे आया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे आया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये सेंटर पे आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कर्व जो शो कर रही है, ये जो कर्व बन रही है इसको कहते हैं साइन वेव। साइन वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि तब कहते हैं जब ये मीन से शुरू हो रही हो या ये सेंटर से लाइन शुरू हो रही हो तो साइन कहते हैं। यानी ये यूँ मैंने बनाई, ये साइन वेव है। अगर ये एक्सट्रीम से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, तो फिर इसको कोसाइन वेव करेंगे। यानी मैं यू ड्रा कर लेता हूँ, ये वेव यहाँ से शुरू हो रही है, ये कोसाइन वेव है।
मीन से शुरू हो रही है तो ये साइन वेव है। टेन वेव जो होती है वो इस तरह की होती है, ये इस तरह से हम ड्रा कर लें, ठीक है। अब आ जाए वाइब्रेशन क्या है, वन राउंड ट्रिप कहते हैं, एक राउंड ट्रिप हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसी पे आ गया। वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे रोटेट मूव करके दोबारा इसी जगह पे आ जाए तो वन राउंड ट्रिप को वाइब्रेशन कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है T = 1/f होता है। और इसमें और देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, कितनी वाइब्रेशन हुई हैं एक सेकंड में, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये F = n/t, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। और इसमें मैं कहता हूँ डेफिनेशन में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो टाइम कितना लगाना है हमने, 1 सेकेंड लगाना होता है। तो 1 सेकेंड के टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अगर टाइम क्या हो जाए 1 सेकेंड और इसमें वाइब्रेशन हो रही हो तो टाइम फॉर वन वाइब्रेशन जो होता है उसको टाइम पीरियड से लिखते हैं। तो इधर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा और n क्या है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन है तो 1/t, ये जनरल फार्मूला लिखा होता है। अगर आपको दी हो 10 वाइब्रेशन, वो कहे 10 सेकंड में कंप्लीट हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर दें 10/10 तो 1 हर्ट्ज़ आ जाएगा। 1 हर्ट्ज़ का क्या मतलब होगा कि ये 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन हो रही हैं, डिवाइड करने से ये फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। फिर इधर साथ लिखा हुआ है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा से लिखते हैं, तो इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है θ/t, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। इधर एंगुलर वेलोसिटी से ही हम अगर ये थीटा की जगह 2 पाई लगा दें, 2 पाई का मतलब है एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। 2 पाई को 360 भी कहते हैं, और एक राउंड ट्रिप के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लगाएंगे, इधर पुट करें दोनों तो 2 पाई और कैपिटल टी बन जाएगा। ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये फार्मूला अब एंगुलर फ्रिक्वेंसी का हो गया, ठीक है। ये भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं इसको, लेकिन राउंड ट्रिप की बात हो रही है तो इसमें राउंड ट्रिप कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। वैसे इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी दोनों सर्कुलर मोशन की करैक्टरिस्टिक है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है। अब देखें इधर हमने क्या किया, 2π/t लगाया और 1/t किसके इक्वल होता है, फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा = 2πf। और हमने इधर लिखा कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, करैक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की ये करैक्टरिस्टिक्स होती है। अब अगर इसकी MCQs आएँ तो वो पूछ सकता है इन टॉपिक से रिलेटेड कि एक्सेशन ऑफ बॉडी हैविंग SHM डिपेंड्स अपॉन, ये करवा दी थी। अगर ये आपसे पूछ ले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑन आइदर ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़, तो अगर बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो दोनों पोजीशन पे कितना हो सकता है, ये है ना, ये वाइब्रेशन है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है अपर पॉजिटिव पे और ये वेव के लोअर साइड पे आ जाएगा -x0 और ऊपर क्या आ जाएगा +x0। तो दोनों साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, यानी अगर मैक्सिमम है अपर साइड पे तो एम्पलीट्यूड है, लोअर साइड पे भी मैक्सिमम है तो वो भी एम्पलीट्यूड है। तो ये MCQs होगी, अपर या लोअर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर यहाँ आपसे ये पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज़, ये फ्रिक्वेंसी है, इसको इधर ले जाएँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा F × t का टाइम पीरियड = 1, ठीक है, तो ये 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडी इन मोशन इज़ कॉल्ड, एक राउंड ट्रिप अगर कंप्लीट हो मोशन में तो इसको क्या कहते हैं, तो एक राउंड जब भी कंप्लीट होगा इसको वाइब्रेशन कहेंगे। 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो तो इसको वाइब्रेशन कहते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए 1 राउंड ट्रिप इज़ नोन एज फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, तो फिर क्या होगा, ये राउंड ट्रिप 1 राउंड ट्रिप तो हम कहते हैं वाइब्रेशन। अगर नंबर ऑफ़ राउंड ट्रिप आ जाए तो वो फिर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इसमें देख लिया। अगर यूँ आ जाए आपको MCQs पूछी जा सकती है कि रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा = 2πf, ये फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या आ रहा है, ओमेगा = 2πf, मतलब फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SHM एंड सर्कुलर मोशन। ये बॉडी है, इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसको M मास है जिसका, ये पॉइंटर P1 है, ये वाइब्रेट करेगा
और इधर पॉइंट P है जो कि सर्कल में रोटेट करेगा। और हम देखेंगे यहाँ पे जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी तो इधर से पार्टिकल क्या करेगा, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेगा। तो इसका मतलब हुआ कि P1 जो पॉइंटर P1 है वो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रहा है, तो ये एक राउंड ट्रिप सर्कल में कंप्लीट कर रहा है। तो उसी दौरान क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक वेव हो जाएगी। इधर वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, वन राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा, तो इधर एक वेव कंप्लीट हो जाती है, जिसे हम कहेंगे कि पॉइंट P1 और पॉइंट P की दोनों की मोशन क्या है, रेप्लिका है। रेप्लिका का मतलब है एक जैसी मोशन है दोनों की, ठीक है। और फिर इसमें टाइम मैंने लिख दिया T/4, T/2, 3T/4 T, और जब ये T0 होगा एंगल 0, T/4 एंगल π/2 यहाँ इसको कहेंगे 90 डिग्री कहेंगे। T/2 पाई एंगल होगा, 3T/4 तो एंगल 3T/5 3π/2 को 270 कहते हैं। T1 राउंड कंप्लीट होगा, 1 राउंड ट्रिप में टोटल एंगल 2π आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब जो बुक में डायग्राम दी हुई है ना, ये डायग्राम में एक ही ड्रा की हुई है, तो इससे हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो ये आ जाता है कि x = x0 sin ω t। और यहाँ पे ये जो ω t आ रहा है इसी को हम थीटा भी कहते हैं, तो इसकी जगह ये थीटा भी लगा दिया। अगर एंगल क्या हो थीटा 0 तो x कितना आएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो x 0 आ जाएगा। अगर 90 हो थीटा तो साइन 90 1 होता है तो x0 आ जाएगा, तो ये x0 आ जाएगा। एंगल 90 तो x0 आ जाएगा। एंगल पाई या 180, ठीक है, 180 या पाई 180 को साइन 180 -1 होता है और साइन 180 0 होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, तो ये इधर 0 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका जो हम फार्मूला ड्राइव करते हैं वो आता है v = ω/x0² ठीक है। और यहाँ पे ये फार्मूला ड्राइव किया तो इसमें देखा मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन की अगर बात करें, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है कि क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे x = x0 होता है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप पुट करेंगे ये, अच्छा मीन पे बात करनी है, इधर जो है ना मिस प्रिंटिंग, यानी इधर ये 0 लगाएंगे, x की जगह 0 लगाएंगे तो ये किधर बात हो जाएगी, एट मीन पोजीशन हो जाएगी। तो मीन पोजीशन में x इधर 0 लगाएंगे तो x 0 लगाएंगे, x0² x² √sin से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मीन पे स्पीड मैक्सिमम होगी। और एक्सट्रीम पे क्या होता है, एक्सट्रीम पे देखें x की वैल्यू में पता है x0 की इक्वल हो जाती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। इधर x0 लगाएं तो x0 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ मेगा की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये फार्मूला ड्राइव होता है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर है और ये a एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव क्या बताता है, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। और यहाँ पे x से 0 पुट करें तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की जगह x0 लगाएं, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ना ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे आ जाता है। एक्सट्रीम पे आएगा तो x की जगह क्या लगाएंगे, x0। अगर मीन पे आता है, मीन पे ओरिजिन पोजीशन पे x0 है, अगर x0 लगाएंगे तो इधर x0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इनसे रिलेटेड आपको MCQs आ सकती हैं, ये जो मैंने बताया SHM, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनमें से डिफरेंट टाइप की MCQs आ सकती हैं। आपसे फार्मूला ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज़ मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो ऑफ कोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। एक्सट्रीम पे ये मैंने बताया एक्सट्रीम x0 लगाते हैं तो क्या आ जाए, मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज़ गिवन बाय, तो ये फार्मूला ले देंगे, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की आपको MCQs आ सकती हैं इसमें से, तो आपसे पूछा जाए आप इसको बता दें। नेक्स्ट फेज़ को देखते हैं। फेज़ किसे कहते हैं, थीटा को कहते हैं, जो कि ω/t के इक्वल होता है। और ये हमें बेसिकली क्या बताता है, फेज़ यानी एंगल क्या बताता है, ये स्पेसिफाई करता है, बताता है हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, और नंबर 2 किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ये दो बातें बताता है थीटा, डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की बताता है उस बॉडी की, पार्टिकल की जो SHM करता है। अब ये फार्मूला ये अभी हमने पढ़ा था, ये होता है। और थीटा इधर लगाएं ω/t + ϕ, ω/t + ϕ कहाँ से आया, अब ये देखें ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इनिशियल एंगल फ़ाई कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये फाइनल पोजीशन पे आ जाता है तो ये दूसरा एंगल ω/t है, टोटल एंगल कितना होगा, ϕ + ω/t। तो थीटा को हम कह देंगे
ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये इधर थीटा की जगह लगा दी ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। और ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन से, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मीन पोजीशन है और इधर इसको मीन पोजीशन कह रहे हैं सर्कल में, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब अगर हम लेट कर लें कि टाइम ज़ीरो है, ज़ीरो पुट करें तो ओमेगा टी तो ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ फाइव रह जाएगा। इधर ज़ीरो लगाया सॉल्व किया तो ये फाइव क्या है, इनिशियल फेज़ है या इनिशियल एंगल है। ठीक है, अगर फाइव स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या कितना हो, π/2 कहते हैं, तो π/2 होगा तो ये यहाँ पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये होगा, पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था। अगर फाइव कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे होगा ना, ये एंगल 90 बनेगा, तो ये स्टार्टिंग 90 होगा। अब ये 90 पुट करते हैं, इधर फाइव की जगह 90 लगाया और साइन 90 क्या हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है, और ये कोस ओमेगा साथ आ गया और ये फार्मूला बन जाएगा। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 90 की वजह से ही साइन कोस में आ गया और ये ओमेगा टी आ गया। और अब ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला हमें बता रहा है ये तब यूज़ करेंगे जब बॉडी की पोजीशन मोशन कहाँ से स्टार्ट हो, एक्सट्रीम से, और ये वाली अब पोजीशन इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही होगी। ये आपसे फार्मूले में एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, और ये वाला फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो बनेगा, तो ये कोसाइन वेव बनाएगा। कोसाइन वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, एक्सट्रीम से। और ये जो फार्मूला है, ये कौन सी वेव बनाएगा, साइन वेव, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन पोजीशन से वेव स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, ये हॉरिजॉन्टल ये वाइब्रेट करेगा। तो इसमें हमने देखा, ये फार्मूला पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ये ड्राइव किया। ये कहाँ से आया फार्मूला, ये हमने एक्चुअली ये यू लिखा था, ए इज़ प्रोपोर्शन टू -x। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें तो k/m आता है, k स्प्रिंग कांस्टेंट, m मैस है। और एक और फार्मूला ड्राइव किया था, ये सर्कल मोशन के लिए था। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा k/m के। अगर अंडरूट लें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √k/m। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और t किसके इक्वल होता है, 2 पाई और ओमेगा के इक्वल होता है। अगर ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई √m/k। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फ्रिक्वेंसी में रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ पे आप लगाएं, ठीक है। तो टी की वैल्यू तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो या रेसिप्रोकल हो जाएगा, डायरेक्ट जा रखें 1/2 हो जाएगा, इधर भी करें रेसिप्रोकल तो k/m हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी का हम फार्मूला ड्राइव करते हैं इधर मास स्प्रिंग सिस्टम में, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अभी आपको फार्मूला बताया था। तो इसमें क्या फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला होगा v = ओमेगा √x0² - x²। ठीक है, और यहाँ पे x0 मीन है और x0 एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है, और x क्या है, इंस्टेंटेनियस है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और यहाँ पे एक और फार्मूला हम बना सकते हैं, अगर सेकंड फार्मूला हम बनाएं तो ये वाला फार्मूला होता है v = x0 √k/m 1 - x²। दूसरा और तीसरा फार्मूला ये वाला है। तीसरा फार्मूला क्या है, v = v0 √1 - x²। ये तीनों ही इसके फार्मूला ही हैं। ठीक है, अब ये याद रखने, इससे रिलेटेड आपको MCQs आ सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले एक्सेलेरेशन क्या होता है मास स्प्रिंग सिस्टम का किसी भी इंस्टेंट पे, तो एक्सेलेरेशन का ये फार्मूला हमने देखा, ये फार्मूला होता है एक्सेलेरेशन का। अगर आपसे पूछ ली जाए कि MCQs में वेलोसिटी का पूछ लें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मास की क्या होती है, तो वेलोसिटी का हमने फार्मूला देख लिया। ठीक है, इस तरह के MCQs आ सकते हैं आपको। ये हमने इसके वेलोसिटी से रिलेटेड देख लिया। और फिर सिंपल पेंडुलम का टॉपिक आता है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये पेंडुलम है, ठीक है, ये ऑसिलेट करता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करते हैं। क्या होता है, 2 पाई √L/g, ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसमें अगेन ओमेगा का फार्मूला देखते हैं। ओमेगा का फार्मूला क्या आता है, इधर क्या आया था हमारे पास पहले, k/m था, तो इधर क्या आ जाएगा g/L। ठीक है, ये पेंडुलम के लिए हो जाएगा, ये जो है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, और ये g के लिए ओमेगा की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। एनर्जी कंजर्वेशन SHM जो इसमें हमें दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने देखना है, बनाना है। वो क्या बनेगा, हाफ की x0²। ये x0 जो आ रहा है x0², ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है।
तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर एक्स नॉट को रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, INS फॉर इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस होगी। अब इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, ये भी इसमें हम ड्राइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से ये बनाते हैं, ये याद रखना है, हाफ की x0² है। यहाँ तक ये पोर्शन तो वही आ रहा है इसमें इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 1 - x² और x0²। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, हम पहले भी देख के आ रहे हैं, मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन। x क्या लगा दें, x 0 इधर पुट करते हैं, 0² 0, 1 0 और समथिंग 0, ये 1 बच जाएगा और बाकी ये फैक्टर आ जाएगा। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल और काइनेटिक मैक्सिमम दोनों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा आ रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्व रहती है। पोटेंशियल काइनेटिक को ऐड करें हमेशा टोटल कंजर्व रहती है, टोटल एक जैसी रहती है। और हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल की वैल्यू लिखी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी, यानी फार्मूला लिखा इनका। तो इनको सोल्व करेंगे तो दोबारा क्या आंसर आ जाएगा, सोल्व करने से वही आ जाएगा, हाफ की x0² आ जाएगा। तो अब देखें टोटल एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है, यानी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एक जैसी रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये बता रहा है। अब देख लेते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन क्या होती हैं, ऐसी ऑसिलेशन जो विदाउट एक्सटर्नल इफेक्ट हो। अगर ये पेंडुलम है, एक दफ़ा इसको रिमूव किया, अब ये खुद ही वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, खुद ब खुद वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। और जब खुद ब खुद वाइब्रेशन कर रहा हो तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी इसको कहेंगे नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला तो वही है, इसमें हम कहेंगे जी कांस्टेंट है। और ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। लेंथ की, पेंडुलम की जो लेंथ होती है ना, ये याद रखना, ये कहाँ से कहाँ तक होती है। ये जो मैस होता है, बॉब होता है, इसके सेंटर से लेकर इस पेंडुलम की जहाँ से इसको हैंग किया होता है, ये टोटल इसको हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। सेंटर से होती है ये, सेंटर से लेकर और जहाँ पे इसको हैंग किया हुआ है। और अब देख लेते हैं फोर्स या फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं। ऐसी ऑसिलेशन जो एक्सटर्नल से हों, एक्सटर्नल इफेक्ट से हों, यानी ये पेंडुलम है, इस पे फोर्स लगाते जाएं तो क्या होते जाएंगी, वाइब्रेशन होती जाएंगी, इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। और ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या ऐसी डिवाइस है या ऐसा ऑसिलेटर है जिस ऑसिलेटर में क्या हो, फोर्स्ड ऑसिलेशन आए, उसको ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है फैक्ट्री फ्लोर। फैक्ट्री फ्लोर जो होता है, फ्लोर को हम कहेंगे, फर्श को कहते हैं, और ये जो फ्लोर होगा इसको हम कहेंगे ये ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्योंकि ये हैवी मशीनरी की वजह से वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल है, अगर मोबाइल में वाइब्रेशन हो, ठीक है, तो आपके हैंड में भी वाइब्रेशन होगी, तो आपका हैंड क्या कहलाएगा, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा। और लाउड म्यूज़िक है, लाउड म्यूज़िक किसकी वजह से आ रहा है, स्पीकर की वजह से। स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है तो म्यूज़िक भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये लाउड म्यूज़िक क्या है, लाउड म्यूज़िक भी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। आगे चलते हैं तो रेजोनेंस से टॉपिक आ जाता है। और रेजोनेंस इसका जो है, इसमें कहते हैं कि रेजोनेंस कब होती है, जब रेजोनेंस एक्चुअली कहते हैं मैच कर जाना, इक्वल हो जाना। तो यहाँ पे क्या इक्वल होने वाला है, यहाँ पे इक्वल होंगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी बता के आ रहा हूँ, अगर खुद ब खुद वाइब्रेट कर रहा हो तो फ्रिक्वेंसी को नेचुरल कहते हैं। और एक अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी है, ये जो मैंने सबस्क्रिप्ट में AF लिखा ना, ये अप्लाइड फोर्स लिखा हुआ है। अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाएँ तो हम कहते हैं ये रेजोनेंस हो गई है। अब अप्लाइड फोर्स का क्या मतलब है, नेचुरल का बता दिया, अगर ये क्या कर रहा है, खुद ब खुद कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। और जब खुद ब खुद वाइब्रेट कर रहा है तो इसको फिर हमने फोर्स भी लगाना शुरू कर दी एक्सटर्नल, तो ये वाइब्रेट कर रहा है जब, तो इसकी फ्रिक्वेंसी और ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो फिर ये रेजोनेंस होता है। मतलब ये देखें, ये वापस जाने लगेगा, इसको हिट कर दिया तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर वापस जाने लगेगा, इसको फिर हिट कर दिया तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर वापस जाने लगेगा, इसको हिट किया एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इस वक्त क्या हो चुका है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी इक्वल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम अब्जॉर्ब होगी। ये तो कहना ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, लेकिन किस में, वाइब्रेटिंग बॉडी में। ये जो वाइब्रेट कर रहा है इसमें मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और इसी वाइब्रेटिंग का एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें क्या होता है, रेजोनेशन आती है, रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाती है। आल स्ट्रक्चर कैन रेजोनेट एट वन और मोर फ्रिक्वेंसी। जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो एक या एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट कर सकते हैं, यानी
उनका एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है। और ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, ये हमारे लिए गुड भी है और नहीं भी। अब जैसे हेलीकॉप्टर है, इसका ये रूटर होता है, इसका रूटर जो इसको चला रहा होता है, और ये विंग्स हैं, ठीक है। विंग्स और रूटर इनमें अलग-अलग फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, वाइब्रेशन आ जाती है, इनमें अलग-अलग रेजोनेंस हो सकती है, जिससे क्या होगा, एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे जो बड़े बड़े ब्रिज हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब होती तो रिजिड हैं, लेकिन उनमें एक्चुअली में वाइब्रेशन हो रही होती है। जब इंजीनियर इनको डेवलप करते हैं तो क्या करते हैं, इन वाइब्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए मटेरियल उसी तरह का लगाते हैं ताकि ये गिरे ना। फिर ये और हमारी बुक में जो एफएससी में दी हुई है वो है माइक्रोवेव ओवन है और रेडियो है। माइक्रोवेव ओवन में जो हम रेजोनेंस होती है तो कितनी वेवलेंथ यूज़ करते हैं माइक्रोवेव की, 12 सेंटीमीटर, और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 2450 मेगाहर्ट्ज़, और ये कुकिंग फूड के लिए यूज़ करते हैं। रेडियो वेव में भी होती है तो हम रेडियो सुनते हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव में रेजोनेंस होगी तो रेडियो सुनते हैं। इसमें वक्त क्या होता है, ट्रांसमिटिंग स्टेशन की फ्रिक्वेंसी, यानी यहाँ से फ्रिक्वेंसी आ रही है, ये लेट करें ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन है जहाँ से वेव्स आ रही हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे रेडियो है, रेडियो की फ्रिक्वेंसी दोनों मैच कर जाएंगी तो रेजोनेंस होगी, तो वो स्टेशन हम सुन पाएंगे, ठीक है। ये हमने रेजोनेंस का देख लिया। अब देख लेते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं, ऐसी ऑसिलेशन होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता है विद द टाइम। जैसे ये एग्जांपल है, अगर एयर बहुत ज़्यादा इसमें है तो ये क्या करता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पलीट्यूड कम होते होते ज़ीरो हो जाएगा, इसको कहेंगे डैम्ड ऑसिलेशन। और इसकी एग्जांपल है शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार, ठीक है। कार का जो अब्जॉर्बर होता है स्प्रिंग की तरह होते हैं, और ये क्या करते हैं, ऑसिलेशन को कम करते हैं। कार में स्प्रिंग लगे होते हैं, बाइक के भी साथ स्प्रिंग लगे होते हैं। नहीं तो हर्डल आए तो हर्डल, जैसे ये सड़क है, ये हर्डल आ गई, अगर कार का टायर इसमें आता है तो ज़्यादा जंप आएंगे, ठीक है, तो ये ऑसिलेशन को डिक्रीज़ कर रहा होता है। अगर ये ना स्प्रिंग लगे हों कार के अंदर, यहाँ ये शॉक अब्जॉर्बर ना लगा हो, तो ये जब क्या होगा, बाइक है तो बाइक इसके अंदर टायर होगा तो इतना ज़्यादा झटका लगेगा, बाइक से हैंड छूट जाएगा, बाइक गिर जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए लगाते हैं स्प्रिंग यानी शॉक अब्जॉर्बर कि वो ऑसिलेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं विद टाइम, तो झटका कम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद अनडैम्ड में क्या होता है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है, डिक्रीज़ नहीं होता। फिर जो हमने ग्राफ बनाना है उसमें ये देखना है कि हैविली डैम्ड सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, फ्लैट होती है, रेजोनेंस कर्व फ्लैट होती है। अब देखें ये मैंने 3 ग्राफ बनाए, ठीक है, ये रेजोनेंस कर्व है, इसको रेजोनेंस कर्व कहते हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया। इसमें देखें डैम्पिंग कहते हैं प्रोसेस इन विच एनर्जी लॉस हो तो डैम्पिंग प्रोसेस कहते हैं, और रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। ये डैम्पिंग में एनर्जी लॉस क्या होगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा लॉस होगी, ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी लॉस ज़्यादा है, इसका मैं यूँ लिख लेता हूँ, ई एनर्जी लॉस, ई अल्फ़ा एनर्जी लॉस, और इधर लगा लेता हूँ एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखें जितना एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड उतना कम होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस जितना ज़्यादा होगा उतना एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है। अब देखें डैम्पिंग है, डैम्पिंग में क्या होता है, एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, डैम्पिंग ज़्यादा, एनर्जी लॉस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो रेजोनेंस भी कम, यही डायरेक्ट इसको जा रखना है, डैम्पिंग ज़्यादा तो रेजोनेंस कम है। अब देखें सबसे ज़्यादा, ये देखें एनर्जी लॉस कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे एनर्जी लॉस सबसे ज़्यादा हुआ, और ये वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। अब ये देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, और यहाँ पे सबसे कम एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड सबसे कम होने का मतलब कि एम्पलीट्यूड कम होगा तो एनर्जी लॉस क्या होगी, ज़्यादा, एनर्जी लॉस जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब डैम्पिंग उतनी ज़्यादा है, ठीक है। इसको क्या कहा हमने, ये इसमें मैंने फार्मूला क्या बताया कि एनर्जी लॉस जो होती है, एनर्जी लॉस एम्पलीट्यूड के क्या होती है, इन्वर्स होती है। जितना एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड कम होगा, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो इधर से क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम तो रेजोनेंस कम तो डैम्पिंग ज़्यादा होगी। आप इसको डायरेक्ट याद रख लें कि ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इस ग्राफ में देखें वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, इधर एक्स एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड सब में किसका, इसका सबसे ज़्यादा है, इसका मिड मॉडरेट है, और ये एंड वाले ग्राफ का सबसे कम एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड सबसे कम तो रेजोनेंस कम, एम्पलीट्यूड कम एनर्जी लॉस ज़्यादा, एनर्जी लॉस ज़्यादा मीन डैम्पिंग ज़्यादा,
डैम्पिंग ज़्यादा तो रेजोनेंस कम। तो इस पे डैम्पिंग सबसे ज़्यादा हो रही है और इधर डैम्पिंग सबसे कम होगी। इधर क्या है, रेजोनेंस सबसे कम है और डैम्पिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इधर डैम्पिंग सबसे कम होगी लेकिन रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन वेट के इन्वर्स होती है। इसको मैंने दोबारा लिखा हुआ है, ये वही है, फ्रिक्शन वेट के इन्वर्स होती है। जितना वेट कम होगा उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें, पेज है, पेज या पिथ बॉल कह लें। पिथ बॉल क्या होता है, बहुत लाइट वेट बॉल है या पेज की तरह है, और दूसरा लेड बॉल है। लेड बॉल हैवी बॉल होता है, तांबे का। अब दोनों को गिराएं तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस पे करेगी, पेज पे करेगी, क्योंकि ये लाइट है। जितना लाइट है इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ये लेट नीचे आएगा। लेकिन ये वेट हैवी है, इस पर फ्रिक्शन कम होगी, ये जल्दी से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन किस पे इफेक्ट करती है, जिसका वेट कम है। तो वेट, ये मैंने रिलेशन भी बना दिया, वेट कम तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हमारी बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है जो एफएससी की है। अब इसकी एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड x0।